हेलो स्टूडेंट्स, मैं तेजेश दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं इस लॉकडाउन के समय में आप सभी सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। कोविड के लिए जो ज़रूरी एहतियात हैं उनको आप बरतें, जैसे मास्क का पहनना, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले है, स्वास्थ्य के बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। ये बेसिक मैथमेटिक्स में जो बेसिक्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप क्लास 6th से लेकर के 10th तक के स्टूडेंट्स हों या आगे के भी हो सकते हैं, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, गवर्नमेंट कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी आप कर रहे हो, तो उसमें अलजेब्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ तो ये हमेशा ही रहता है अलजेब्रा। अलजेब्रा से काफ़ी डरे हुए भी रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको काफ़ी डर लगता है, यदि कंसेप्ट्स क्लियर ना हो तो दिक्कत का सामना करते हैं। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अधिक वीडियोस मिल सकें। एक क्वेश्चन हमने और पूछा था कि ये ग्रीन बोर्ड है जिस पर हम चॉक से आपको पढ़ा रहे हैं। वाइट बोर्ड की भी वीडियोस हैं, वाइट बोर्ड पर हमने मार्कर से पढ़ाया है और कंप्यूटर द्वारा भी उसमें वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आपको कौन सी वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर लिखें और ये भी बताएं कि और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हाँ सर इसमें ज़्यादा हमको कठिनाई फेस होती है, आप इस टॉपिक को पहले करा दीजिए, तो मैं उसको अपना जो सिस्टम है, रूटीन है, उससे पहले आपको वो चीज़ें करा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अलजेब्रा की तरफ। तो देखिए, अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं नंबर्स, यानी कि काउंटिंग नंबर्स हैं, उन्हीं के साथ ही जो ऑपरेशंस होते रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक, लेकिन अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स में जैसे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना कि एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, और सिंबल्स भी आ जाते हैं इसमें। तो जब हम नंबर्स और सिंबल्स के अंदर ये हैं अल्फ़ाबेट्स, इनका इस्तेमाल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, तो वो अलजेब्रा की कैटेगरी में आता है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज़ नंबर्स विद सिंबल्स टू मैनिपुलेट एनी प्रॉब्लम। ठीक, अब किस तरह से? तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी कि ये एक बॉक्स है और यहाँ मैंने लिखा -2 इज इक्वल टू 4। अब आप बताइए कि इस बॉक्स में क्या आएगा? तो आप जल्दी से बता देंगे कि सर यहाँ अगर मैं 6 रखूँ तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आता है ना? तो कोई भी जो प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को बार बार आप बॉक्स बना के तो रिप्रेजेंट करोगे नहीं। ठीक है, बार बार बॉक्सेस तो बनाए नहीं जाएंगे, बॉक्स बनाने में टाइम भी लगता है, स्पेस भी ये घेरते हैं। तो हमने क्या किया, इसको और आसान करने के लिए इस बॉक्स को एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो x से रिप्लेस कर दिया, तो अब ये बन गया x - 2 इज इक्वल टू 4। है वही, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। ये अब एक इक्वेशन कहलाएगी। यदि आपने इक्वेशन ना पढ़ा हो तो इक्वेशन का पार्ट भी आएगा जल्दी ही। ये अब एक इक्वेशन कहलाएगी, इसको हम आगे सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन अभी हमने ये सीखा है कि ये यूज़ क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो अननोन चीज़ें हैं, जैसे ये जो बॉक्स था इसके अंदर की जो वैल्यू थी ये अननोन थी, ये हमको पता नहीं थी। तो जो अननोन वैल्यूज़ हैं जो हमको कैलकुलेट करनी है, उसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ जनरल टर्म्स की तरफ जो ज़रूरी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो जनरल टर्म्स देखिए। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। एक आप नोटबुक ज़रूर रखें, उस पर इसे नोट करते चलें। कांस्टेंट क्या है, इसके साथ साथ कोफिशिएंट क्या है,
ठीक, इसके साथ ही टर्म क्या है और डिग्री क्या है, इतनी चीज़ें हमको सीखनी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया वेरिएबल क्या होते हैं, ये अननोन वैल्यूज़ होती हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, ये अननोन वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है एंड सो ऑन। तो ये वेरिएबल हैं। अच्छा सर, आपको होगा सर ठीक है अननोन तो है लेकिन इसका नाम वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल इसलिए है कि मान लीजिए आपने किसी एक वेरिएबल को एक नंबर के साथ रखा हुआ है यहाँ, अब अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँगा तो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2 1 2। x की जगह पर अगर मैं 2 रखूँगा तो आउटपुट 4 आएगा, 3 रखूँगा तो आउटपुट 6 आएगा। यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी ये आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि वैल्यू जो है इसकी ये चेंज हो सकती है, ये अभी फिक्स नहीं है जब तक ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आ जाता। तो क्योंकि ये वेरी कर सकता है इसीलिए इसका नाम वेरिएबल रख दिया गया, और इस वेरिएबल का इस्तेमाल हम करते हैं अननोन वैल्यूज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब बात करते हैं कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे ये लिखा था ना 2x, तो यहाँ x की तो वैल्यू आप बदल बदल के लिख लोगे, लेकिन ये 2 तो 2 ही रहा, यहाँ भी 2 रहा, यहाँ भी 2 रहा, यहाँ भी 2 रहा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और जितने भी नंबर्स हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ये सभी क्या हैं, ये सब कांस्टेंट है। जितने भी नंबर्स होंगे वो सब कांस्टेंट होंगे। और कांस्टेंट को कभी कभी अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर उन्होंने बोला है कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे ऐसे लिख देते हैं कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है ax² + bx + c। अब उन्होंने कह दिया कि x तो वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट है, तो ये जो a b और c है इनकी जो भी वैल्यू होगी ये चेंज नहीं होगी। चेंज ये कर सकते हैं लेकिन ये a b c चेंज नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जनरली आपको याद रखना है कि जितने नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर मैं एक कांस्टेंट मैंने लिया और इसके साथ एक वेरिएबल भी ले लिया तो इसको हम बोलते हैं टर्म। ये एक टर्म हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा आपने 2 और यहाँ लिखा आपने x। और टर्म का जो सेपरेशन होता है वो होता है प्लस या माइनस से, और मैंने यहाँ लिखा -3y, 2x - 3y। तो अब ये 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। सेपरेशन इस सिंबल से होता है, प्लस से या माइनस से। चलो टर्म पर आएंगे तब इसको समझेंगे। पहले तो ये देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल मैंने लिखा, तो मैंने इसको लिखा जैसे कांस्टेंट कोई नंबर आपने लिया 2 इंटू वेरिएबल कोई लिया y। अब यहाँ ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल है। अब आप समझिए कोफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर मौजूद है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये जो 2y है इसका मतलब है 2 इंटू वाई। तो y के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में, वो है 2। तो आप कहेंगे यहाँ 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y। या ऐसे लिखा होता, मान लीजिए -5x, ऐसे लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है बताइए व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता, वो होता -5। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता, -5 होता। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर उसके साथ प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ है इट विल बी नोन एज कोफिशिएंट। 3 चीज़ें सीखनी, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। अब हम जानेंगे टर्म और डिग्री के बारे में। तो इसको आप पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको हटाता हूँ, आगे के टर्म आपको बताता हूँ। तो हमने आपको बताया कि आपने मान लीजिए कोई एक वेरिएबल लिया, मान लो y, और एक कोई इसके साथ कांस्टेंट ले लिया, मान लो 2। तो ये हो गया 2y, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो अब यहाँ ये एक टर्म का काम कर रहा है और इसके साथ ऐड करने पर या कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर आपने एक और इसमें टर्म ऐड कर दिया। जैसे मान लो आपने लिखा 3, तो अब ये दूसरे टर्म का काम करेगा। ये याद रखना कि सिंप्लीफाई ना हो सकते हों।
अगर ये सिंप्लीफाई होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2y + 2y, आपसे कह रहा है बताओ कितने टर्म है, तो ये भी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई, ये तो 4y हो गया, एक ही टर्म रहा है, सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए। और सेपरेशन हमेशा प्लस या माइनस से होता है, यानी कि दीवार का काम कर रही है, एक तरफ ये रहा टर्म, दूसरी तरफ ये रहा टर्म, तो यहाँ टर्म कितने हो गए, यहाँ टर्म 2 हो गए, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। अब जैसे यहाँ लिखा है x + z, यहाँ कितने टर्म है, तो देखो ऐड तो हो नहीं सकते, तो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, 3 टर्म है इसमें। तो टर्म इस तरह से बनते हैं। और ये याद रखिए कि अगर टर्म एक ही है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, टर्म अगर 2 हों तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, टर्म अगर 3 हो तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ होता 3x² + 5y + 2z। अब बताओ ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप देखो यहाँ पॉजिटिव से सेपरेशन होगा, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये ट्राइनोमियल हो गया। अब इसी में एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो ये सभी के सभी अंडर कैटेगरी हैं पॉलिनोमियल के ही। मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है सिंगल, बाई मीन्स होता है 2 और ट्राई मीन्स होता है 3। तो यहाँ जिसमें सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल है, जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल की पहचान यदि आपसे करने को कहा जाए कि पहचानिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये याद रखना कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल, इस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, होल नंबर जानते हो क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू हों, 0 1 2 3, ये सभी क्या हैं, ये होल नंबर हैं। सेट ऑफ नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, वो भी काउंटिंग नंबर्स की बात हो रही है, वो भी पॉजिटिव नंबर्स, तो ये होल नंबर्स होते हैं। यानी कि वेरिएबल पर जो पावर लगी हो वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो सकती है। अगर इस तरह की है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा है 3√x + 5, यह लिखा हो 4y⁵ 5/2 + 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो 5/2 है ये होल नंबर नहीं है, और ये जो √x है, √x का मतलब होता है x⁴ 1/2, ये भी होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर होगा तभी वो पॉलिनोमियल कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पॉलिनोमियल समझ लिया क्या होता है कि वेरिएबल, यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, नंबर इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। ठीक है, या कांस्टेंट लिख लो आप, यहाँ कांस्टेंट लिख लो, और अच्छा वर्ड है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। इस फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर कि अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा वो, तो उसको हम बोलते हैं फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्या है, वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में आ गया कि पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म 1 है वो मोनोमियल कहलाएगा, जिसका टर्म 2 है वो बाइनोमियल कहलाएगा, जिसके टर्म 3 है वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अच्छा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की पहचान भी है, इसकी कहानी भी यही है कि कांस्टेंट तो हो लेकिन वेरिएबल के साथ जो पावर होगी वो रेशनल नंबर होगी। ये आप 9th में पढ़ोगे डिटेल में, और अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना, रेशनल नंबर का मतलब शॉर्ट में हम कहें तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो। अब हालांकि डेसिमल भी अलग तरह के हो जाते हैं, वो रेशनल कैटेगरी में भी आता है, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इसका भी डीप कंसेप्ट है जो आप 9th में पढ़ोगे। और अभी हम आपको सिखा रहे हैं क्या, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, जो आपको अलजेब्रा को सीखने में मदद करेगा। तो यहाँ तक क्या क्या चीज़ें सीखी आपने, टर्म,
क्या होता है। टर्म को हमने 3 टाइम, अच्छा ये टर्म आगे भी होते हैं लेकिन आपको सिलेबस में 3 तक याद रखना है बस। टर्म का सेपरेशन प्लस साइन से या माइनस साइन से होता है और वो एवेल्यूएट ना हो सकते हों, अगर हो सकते हैं तो पहले एवेल्यूएट कर लो, उसके बाद काउंट कर पाओगे। पॉलिनोमियल क्या है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, पावर होनी चाहिए होल नंबर, ठीक है, तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। अगर ऐसा नहीं है तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसकी फॉर्म उधर लिखी हुई है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा टर्म के बारे में। अब जानते हैं डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। देखो डिग्री के बारे में समझते हैं। ये जो चीज़ें हैं आप इनको साथ के साथ नोट करते चलें, अपनी भाषा में आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, ताकि जब भी आप दोबारा रिवाइज करोगे तो जल्दी से आप याद कर पाओगे। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑन अ वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे सपोज यहाँ लिखा हो 2x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 2x। तो देखो वेरिएबल कौन है, x है यहाँ, और x की पावर यहाँ 5 है, x की पावर यहाँ 3 और x की पावर यहाँ 1 है। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक। तो वेरिएबल पर मौजूद हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब ये याद रखिए कि अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं, और क्योंकि बात पॉलिनोमियल की हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर डिग्री 2 है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 4 है तो उसको हम बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल देख लेना आप, ज़रूरी नहीं है कि x ही हो, बदल भी सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स आपके पास मौजूद हैं उनमें हाईएस्ट पावर कितनी है ये देखना है, ठीक है। अगर यहाँ xy होता तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये ऐड हो गई 2 का काम कर रहे होते। तो इस तरह से ध्यान रखना कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट आप देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल वो है। तो यहाँ तक आपने सीखा कि वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, टर्म क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, इतनी सारी चीज़ें तो आपने सीख ली। अब हम सीखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल को हम ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स का बहुत बड़ी ब्रांच है ये, अलजेब्रा बहुत बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की। उसके अंदर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं अभी, उसके अंदर भी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स का ही काफ़ी लंबा कंसेप्ट है। उसके बाद फिर इसकी इक्वेशन फॉर्म में आओगे तो वो अलग है, लीनियर इक्वेशन अलग होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन अलग होती हैं, है ना। इक्वेशन पार्ट अलग है, फैक्टराइजेशन अलग है, एक्सपेंशन अलग है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर अभी बेसिक सीख रहे हैं। एक और चीज़ आपसे कहेंगे कि यदि आपने एक्सपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आप अलजेब्रा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक्सपोनेंट नहीं देखा होगा तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको। वीडियोस पहले की बेसिक्स की पढ़ चुकी हैं, एक्सपोनेंट की भी है, एलसीएम एचसीएफ की भी है ना, और भी वीडियोस आएंगी, धीरे धीरे पोस्ट हो रही हैं। अब हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से करते हैं, ठीक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं ये देखना है। तो देखिए हम देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। तो यहाँ 2 रूल याद रखना। पहला रूल, लाइक टर्म्स इज मैंडेटरी, यानी कि आप जोड़ सकते हो पॉलिनोमियल्स को, लेकिन उनके जो टर्म्स हैं वो लाइक होने चाहिए, उन्हीं को ही जोड़ पाओगे। दूसरी चीज़, ओनली न्यूमेरिक पार्ट
ओनली न्यूमेरिक पार्ट इज कैलकुलेटेड। ये दो रूल आप याद रखिए, पॉलिनोमियल्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी मिस्टेक होगी ही नहीं। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि आप 2x² और 5x² इनको ऐड करिए, दोनों को ऐड करो इसे। तो सबसे पहला काम क्या है, आप ये देखिए कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स का क्या मतलब है, तो यहाँ बताते हैं आपको लाइक टर्म्स का क्या मतलब है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? तो लाइक टर्म्स का मतलब है वो टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल कैसा हो? सेम। और दूसरा डिग्री जो है वो भी सेम हो। अगर ऐसा है तो उसे हम लाइक टर्म बोलेंगे, और ऐसा नहीं है तो वो लाइक टर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x की पावर 3 है ना, 5x⁻³ और यहाँ लिखा है 3x⁻3। तो यहाँ वेरिएबल देखो ज़रा, वेरिएबल x यहाँ भी है, वेरिएबल x यहाँ भी है। इधर क्या है? डिग्री 3, यहाँ भी कितनी है? डिग्री 3। तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे, ये लाइक है टर्म्स। और लाइक टर्म्स हैं तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। अब जैसे यहाँ लिखा है 5x³ और यहाँ लिखा है 2x⁻²। तो देखो वेरिएबल तो सेम है लेकिन डिग्री सेम नहीं है इसकी, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हुए। ऐसे ही यहाँ लिखा होता मान लो y³, तो अब यहाँ डिग्री तो सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, तो अब ये लाइक टर्म्स नहीं हुए। तो जब तक लाइक टर्म्स नहीं होंगे तब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ चेक करो ज़रा कि ये लाइक टर्म्स हैं या नहीं। तो देखो वेरिएबल x यहाँ भी है, यहाँ भी है, डिग्री 2, डिग्री 2, दोनों तरफ डिग्री 2 है ना। आप क्या करेंगे, इसको लिखिए आप 2x², इसको लिखिए ये कितना हो गया 5x²। ऐड करना है आपको। तो देखो पहला रूल तो हो गया कि लाइक टर्म्स को ही आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा रूल है ओनली न्यूमेरिक पार्ट इज कैलकुलेटेड, केवल नंबर वाला पार्ट कैलकुलेट होगा, यानी कि 5 और 2 कितना हो गया 7। x² और x² 3 तो ऐसा ही आएगा सेम, यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x²। एग्जाम्पल ऐसे भी याद रख सकते हो। अब आपसे कोई कहता है कि भाई 2 किलो चीनी आप एक दुकान से लेकर आए, फिर दूसरी दुकान गए और वहाँ से भी 3 किलो चीनी आप लेकर के आए, और आपसे कहा जा रहा है बताओ टोटल चीनी आपके पास कितनी है। तो आप यही तो कहेंगे कि मैं इन दोनों को तो जोड़ोगे, 3 और 2 5 kg शुगर ही तो बताओगे। आप कहोगे 5 किलो चीनी लेके आइए, थोड़ी कहोगे 5 किलो चीनी का स्क्वायर ले आया या 5 किलो स्क्वायर चीनी ले आया। तो इस चीज़ में कोई चेंज नहीं आता, ये तो एज इट इज़ रहती है, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को ही कैलकुलेट किया जाता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन होता तो जैसे यहाँ लिखा होता 8x² और यहाँ लिखा होता -9x²। तो यहाँ इंटीजर आपको आना चाहिए इस जगह पर, इंटीजर नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो वैसे पोस्ट की हुई है हमने इंटीजर की। तो 9 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो -x² बचा 1 का। ठीक है, तो केवल न्यूमेरिक पार्ट जो है वो कैलकुलेट होता है, ये तो एज इट इज़ नीचे आ ही जाता है। तो अभी आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको लैंग्वेज भी मिल सकती है। जैसे आपसे कहेगा ऐड द फॉलोइंग, ऐसे लिखा होगा और यहाँ लिखा जाएगा 2x² + 5x + 9y, और यहाँ लिखा होगा एंड, इधर लिखा होगा 9x - 3y और +3x²। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट 5y² + 3z + 2x² from 9x² + 4z - 3y²। अब ये दो तरह के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इन दो से ही आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। ऐड करना है आपको, तो पहले ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसको आप पहले लिखिए। आपने यहाँ लिखा 2x² + 5x + 9y। अब लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आपको लिखना है। तो देखो
9x है यहाँ पर, तो x वेरिएबल वाला टर्म कहाँ है, देखो ये रहा। तो इसके नीचे आप लिखोगे 9x, लेकिन साइन के साथ, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस 9x। यहाँ है माइनस ऑफ 3y, तो y वाला टर्म कहाँ है, ये रहा। इसके नीचे आएगा साइन के साथ, यानी कि माइनस 3y। और इधर है ये एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, तो आप यहाँ लिखोगे 3x², और यहाँ लगा दोगे ब्रैकेट। करना क्या है आपको, ऐड करना है ना, तो आपने लिखा ऐड का साइन। जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे प्लस का साइन तो होता ही है। अब आपने इंटीजर पार्ट में पढ़ा था कि यदि ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर साइन पॉजिटिव का है तो मल्टीप्लाई का काम करता है, यानी कि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करो, फिर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करो, फिर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करो। तो प्लस साइन से अंदर के साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रैकेट लगा हो और बाहर प्लस का साइन लगा है तो अंदर कोई खलबली नहीं मचेगी, सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई फिर प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, इसलिए। तो ये इस तरह का हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ये दोनों प्लस प्लस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, ये प्लस प्लस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, ये प्लस माइनस हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5x²। ये कितना हो गया, 9 और 5 14x, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 6y। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से। छोटी क्लास में आप जब थे तब आपको बोला जाता था कि सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8। तो इसका मतलब क्या होता था कि जो बाद में लिखा है उसे आप पहले लिखो, जो पहले लिखा है उसको आप बाद में लिखो, और माइनस का साइन लगा के उसे सॉल्व कर लो। यही सेम काम आपको यहाँ करना है कि जो बाद में पॉलिनोमियल लिखा है इसे आप पहले लिखो, यानी कि यहाँ आपने लिखा 9x² प्लस 4z माइनस 3y², और जो पहले लिखा है उसे आप इसके नीचे लिखो, यानी कि 5y² के नीचे y² आना चाहिए, तो यहाँ आएगा प्लस का 5y², 3z तो ये आया 3z, और यहाँ आएगा 2x², तो ये आया 2x², और फिर लगाओगे ब्रैकेट, और फिर लगाओगे माइनस का साइन। ब्रैकेट देखो इसमें भी लगाया था, यहाँ प्लस का साइन लगाया था, यहाँ माइनस का लगाया। प्लस तो कोई चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस करता है। क्या, जैसे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो इनके साइन बदल देगा। जो प्लस वाले होंगे वो सब माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस वाले होंगे वो सब प्लस के हो जाएंगे। तब इस माइनस को आप अंदर भेजिए, तो अंदर जाते ही ये क्या करेगा, इस 2 को भी माइनस का कर देगा, इस +3 को भी माइनस का कर देगा, और इस +5 को भी माइनस का कर देगा। और अगर ये माइनस के होते तो प्लस का कर देता। अब आप इसको बस सॉल्व करिए, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि सब्ट्रैक्ट 9 से 2 गया तो बचा कितना 7x²। ये भी सब्ट्रैक्ट 4 से 3 गया तो प्लस 1z। अब देखो इंटीजर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसे आप देख लें। इंटीजर हमने आपको बताया था कि अगर साइन सेम है, जैसे ये -3 है -5 है, दोनों ईविल टीम के मेंबर्स हैं तो इनमें लड़ाई नहीं होगी, इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि 5 और 3 8 हो गए, और साइन ईविल वाला यानी कि माइनस का लगेगा, और ये हो गया y²। तो इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो इसको आप कर लीजिए नोट। इसके बाद हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, पहले 1 टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 टर्म में, एक टर्म का एक टर्म के साथ करके देखेंगे। उसके बाद 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 टर्म में। उसके बाद 2 टर्म का मल्टीप्लाई 2 टर्म में करके देखेंगे। और उसके बाद 3 टर्म का मल्टीप्लाई 3 टर्म में। इतना काफ़ी है मल्टीप्लाई के लिए, इतने से ही आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में क्या याद रखना है, स्टार पॉइंट अगर बनाएं हम, मल्टीप्लाई में आपको याद रखना है कि नंबर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करिए, लेकिन विद साइन। और इसी तरीके से वेरिएबल के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई करिए, वेरिएबल के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई करिए, लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को ध्यान रखिए। तो एक्सपोनेंट की वीडियो भी हमने वहाँ पोस्ट की है, उसको आप देख सकते हैं।
तो ये दो तरीके याद रखने हैं आपको कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ करना, लेकिन साइन का ध्यान रखना, और वेरिएबल के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना, लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ध्यान रखना। ठीक, करके देखते हैं। जैसे पहला है, यहाँ लिखा है +2x⁻3, आपसे कह रहा है इसका मल्टीप्लाई कर दो -3x⁻2 में। मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि नंबर के साथ नंबर का मल्टीप्लाई करो, +2 के साथ -3 का मल्टीप्लाई करो, है ना। +2 के साथ -3 का मल्टीप्लाई क्या आएगा। तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ किया, 3 2 कितना हो गया 6, और साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो जब प्लस का मल्टीप्लाई हम माइनस के साथ करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि यदि सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस ही आएगा। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो भी प्लस। ठीक है। अब इसके बाद तो अब आपने देखा कि मैंने आपको क्या बताया, सेम साइन हो और इनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस ही आता है। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो भी प्लस, माइनस का करोगे माइनस में तो भी प्लस, और अगर डिफरेंट है साइन तो माइनस आता है। तो यहाँ देखो डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा। तो ये तो हो गया -6। +2 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो आया -6, आपने यहाँ लिखा -6। दूसरा काम क्या है कि ये जो वेरिएबल हैं इनके मल्टीप्लाई करो आपस में, यानी कि x⁻3 का मल्टीप्लाई x⁻2 में करना है। यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चाहिए जो हमने आपको बताया था। क्या बताया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो नहीं देखी तो उसे आप देखिए, उसमें क्या बताया गया है कि यदि बेस सेम है, बेस का मतलब ये देखो x भी यहाँ भी है और x यहाँ भी, ये दोनों सेम है, और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इनकी जो पावर है ये जुड़ जाती हैं। रूल ये था a⁻m × a⁻n, ये होता है a⁻m+n। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा x⁻3 + 2 यानी कि x⁻5। तो आपने यहाँ लिख दिया x⁻5। ये हो गया देखो मल्टीप्लाई। एक टर्म का एक टर्म में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि यदि दो टर्म हो तो दो टर्म का मल्टीप्लाई एक टर्म के साथ कैसे होता है। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है सपोज 2x³ + 3x, और मैं मल्टीप्लाई करने के लिए कहता हूँ कि आप -3x² से मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे तो ध्यान रखिए, इसमें पहला ये जो टर्म आपको दिख रहा है पहले इसका मल्टीप्लाई करो इसमें साइन के साथ, और उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई करो इसमें वो भी साइन के साथ। पहले मल्टीप्लाई इनका आपस में करना है, फिर इनका आपस में करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो आपको मल्टीप्लाई करना है -3x² का 2x³ में। तो ये अभी तो हमने किया ही था, इसका आंसर क्या आया था, मतलब नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ करो, 3 2 6 माइनस का, और x⁻2 का मल्टीप्लाई x⁻3 में करो तो पावर ऐड हो जाएंगी x⁻5। तो ये तो हो गया -6x⁻5। अब दोबारा क्या करना है, 3x² का मल्टीप्लाई 3x में करिए, यानी कि -3x² का मल्टीप्लाई 3x में करना है। यहाँ कोई पावर नज़र नहीं आ रही तो 1 है, आरे का सहारा 1 हमारा, है ना। तो क्या हुआ, -3 का मल्टीप्लाई तो 3 के साथ करिए, और x² का मल्टीप्लाई x के साथ करिए। तो -3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो आएगा -9, और x², अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो हो गया x⁻3। तो आपने यहाँ लिखा क्या, -9x³। तो आपने देखा यहाँ दो टर्म थे, दो टर्म का एक टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई हमने किया। स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से कर पाओ। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं कर रहा हूँ दो टर्म का मल्टीप्लाई दो टर्म के साथ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x + 3y, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे कह दिया कि आप 3x - 2y से मल्टीप्लाई करो इसका, और बताओ क्या आंसर आएगा, है ना। तो ये है आपके सामने, किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले पहला वेरिएबल आपको लेना है, ये पहला वेरिएबल है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओगे यहाँ है, ठीक है। अभी इसका कोई रोल नहीं है। आज ये लो, मैं मिटा ही देता हूँ इसको, यहाँ से, यहाँ साइड से लिख ले रहा हूँ। आप मत मिटाना, आप तो उसको मैं रखे रहने देना, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें साइन के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें साइन के साथ, करो।
तो 3x प्लस एक्स का है, 2x प्लस का है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 2 6, x की पावर दोनों पे 1 है तो जुड़ जाएगी x टू द पावर 2, तो ये तो हो गया 6x स्क्वायर, वो भी प्लस का। अब ये 3 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9, और x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो क्या आएगा, इनकी पावर तो 1 है लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि देखो वेरिएबल बदल गए, वो पावर जुड़ने का रूल तभी लागू है जब ये सेम हो, जब ये सेम नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 9xy, 6x स्क्वायर प्लस 9xy, ये तो हो गया एक तरफ आपने मल्टीप्लाई किया तब। अभी यहाँ एक और टर्म था -2y, अब -2y का मल्टीप्लाई करना है। अब आप समझिए कि इसका काम तो खत्म हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी हो गया, तो ये इसका काम कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब -2y से मल्टीप्लाई करना है आपको 2x में, और -2y से ही मल्टीप्लाई करना है आपको 3y में। कैसे करेंगे? तो देखो -2y का मल्टीप्लाई 2x में, -2x का मल्टीप्लाई -2y का मल्टीप्लाई 2x में। क्या बताया मैंने आपको? नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ करो विद साइन। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो आया 4, प्लस इंटू माइनस तो आया -xy। अब ये रिजल्ट जो आया है इस पर ज़रा गौर ये करना है आपको कि ये जो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, क्या ये वेरिएबल यहाँ पहले से मौजूद हैं? तो आप देखो xy तो है सर यहाँ मौजूद, तो इस वाले टर्म को आप इसके नीचे ही लिखोगे, लाइक को लाइक के नीचे लिखना है, यानी कि लाइक टर्म से एक जगह होनी चाहिए, -4xy। अब -2y का मल्टीप्लाई 3y में करो, यानी कि -2y का मल्टीप्लाई 3y में, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 3 2 6, माइनस साइन y का मल्टीप्लाई y में, दोनों पावर 1 1 है और ये सेम है, तो y की पावर 2 हो गया। क्या y की पावर 2 यहाँ अवेलेबल है? नहीं है, तो आप इसको यहाँ साइड से लिखोगे 6y टू दी पावर 2, और इसको अब आप सॉल्व कर दोगे। सॉल्व का मतलब ऐड हो सकते हैं तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ तो और कुछ है नहीं, तो ऐसे ही आ गया 6x स्क्वायर। इसको देखो ध्यान से, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5xy, और ये -6y स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमने 2 टर्म का मल्टीप्लाई 2 टर्म के साथ करके देखा, ठीक। अब देखिए 3 टर्म का मल्टीप्लाई 3 टर्म के साथ, जैसे यहाँ लिखा हो a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ लिखा है a प्लस बी प्लस सी, आपसे कह रहा है मल्टीप्लाई करो। तो देखो कहानी वही है, पहला टर्म पकड़िए, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो। ऐसे ही फिर b को पकड़ना है, उसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो। फिर c को पकड़ना है, c का मल्टीप्लाई इधर करो, इधर करो, इधर करो। एक एक करके करते हैं। a का मल्टीप्लाई करो पहले तीनों में, तो a का मल्टीप्लाई a में, a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या आएगा a टू दी पावर 2। a का मल्टीप्लाई b में करोगे तो क्या आएगा, पावर जुड़ेंगे नहीं, a b आएगा, तो आपने लिखा प्लस का a b, ये कितना आएगा प्लस का a c। a का काम खत्म। अब b पर आओ, b का मल्टीप्लाई करो a में, तो b का मल्टीप्लाई a में आप करोगे तो आएगा बी ए। लेकिन ये याद रखना कि इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेट में a पहले आता है ना, तो a पहले b बाद में। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ वो भी बताऊँगा आपको। इसलिए लिखवाया है क्योंकि b इंटू ए हो या a इंटू बी हो, ये एक ही बात है। चाहे 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो या 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, बात एक ही है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसलिए लिखवाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ए बी है, अब देखो कहीं ए बी दिख रहा है, हाँ सर ये रहा। तो ये जो b का मल्टीप्लाई आपने a में किया था और रिजल्ट ए बी आया था, उसे आप इसके नीचे ही लिखोगे प्लस ए बी। ऐसे ही b का मल्टीप्लाई अब b में करो तो कितना आएगा, b का मल्टीप्लाई b में करोगे तो कितना आएगा, b टू दी पावर 2 आएगा। क्या ऊपर कहीं है b टू दी पावर 2? नहीं है, तो यहाँ साइड से लिखो b टू दी पावर 2। इसी तरीके से b का मल्टीप्लाई c में करिए तो आएगा बी सी। क्या कहीं है? नहीं है, तो आपने यहाँ लिखा बी सी। बी का भी काम खत्म। अब सी पर आओ, सी का मल्टीप्लाई ए में करोगे आप तो कितना आएगा सी ए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज किया तो ए सी। क्या ए सी कहीं है? ये रहा सर, तो इसके नीचे लिखा ए सी। सी का मल्टीप्लाई बी में करो तो सी बी आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी सी आया, बी सी कहीं है? ये रहा सर, तो इसके नीचे लिखो बी सी। सी का मल्टीप्लाई सी में करोगे तो कितना आएगा, सी स्क्वायर आएगा। कहीं है? नहीं है, तो यहाँ लिखा आपने सी स्क्वायर। ठीक है, इनको अब सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो
यहाँ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है। जहाँ कोई कोफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा, नंबर नहीं दिख रहा कि जोड़ें किसको, तो वहाँ 1 रहता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस का 2ab, ये कितना हो गया प्लस का 2ac, ये कितना हो गया बी स्क्वायर, ये 2bc और ये हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब आपके लिए देखो इसमें होमवर्क भी हम दे देते हैं साथ के साथ, और आप इसको फिर मैच करके देखना। क्या देखना मैच करके, ये प्रोडक्ट करेंगे आप, पहले करना आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा उसका आंसर यहाँ लिखना। उसके बाद लिखना a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में, क्या आएगा। उसके बाद लिखना a प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में, कितना रिजल्ट आएगा। उसके बाद लिखना आप a प्लस बी का मल्टीप्लाई पहले a प्लस बी में करना, जो रिजल्ट आया उसमें फिर a प्लस बी का मल्टीप्लाई करके बताना क्या आया। a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में, फिर उसके बाद फिर a माइनस बी में बताना रिजल्ट क्या आया। और इसके बाद फिर बताना है आपको कि a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी में करने पर क्या आएगा, और a माइनस बी माइनस सी का मल्टीप्लाई a माइनस बी माइनस सी में करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो गए 7 आइडेंटिटी हो गई, ये आप इनके रिजल्ट लिखोगे मल्टीप्लाई करके तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद डिवीजन और देख लीजिए, हालांकि डिवीजन का प्रॉपर तो 9th 10th से स्टार्ट होता है, लेकिन जनरल सीख लेते हैं। आपसे कोई कह रहा है यहाँ ऐसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, इसको सॉल्व करो। तो देखो ऐसे लिखा हो, इसको चाहे ऐसे लिखा हो, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x स्क्वायर अपॉन 2x। अब आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आने चाहिए, तरीका वही रहेगा, नंबर के साथ नंबर एवेल्यूएशन होगा विद साइन, और इनको वेरिएबल को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व करना है। तो यहाँ x टू दी पावर 1 है, तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैसे आ गया सर 2, तो देखो 2 से डिवाइड करोगे 4 में कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, जितने टाइम्स गया है वो यहाँ मैंने ऊपर लिखा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ध्यान रखना कि अगर बेस सेम है और पावर अपॉन में है, इस तरह से है, तो ये पावर घट जाती है, टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x टू दी पावर 1। ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 16 माइनस ऑफ x टू दी पावर 5y टू दी पावर 3 अपॉन 4 x टू दी पावर 3y। आपसे क्या कैसे सॉल्व करो, तो देखो 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो ये तो -4 हो गया। इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ तो क्या आएगा, x टू दी पावर, ये घट जाएंगे 5 माइनस 3, और ये हो जाएगा y टू दी पावर 3 माइनस 1। तो ये हो गया -4x टू दी पावर 2 y टू दी पावर 2, इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में जो बेसिक था वो यहाँ पर आगे हो गया कंप्लीट। बेसिक्स में इतना ज़रूरी है, इसके बाद डिटेल आप 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, फिर तो आगे चलते ही जाना है। लेकिन यहाँ तक जो प्रॉब्लम आती है वो ऐसे ही दूर होगी। और इसमें आप इसको और अच्छा बनाने के लिए एक्सपोनेंट को देखें, एक्सपोनेंट को सीखिए, इंटीजर को सीखिए, एक्सपोनेंट सीखिए, इंटीजर को सीखिए, और इनसे ही आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। 2 वीडियो आप देख लेंगे तो तीसरी अगर नहीं भी तो प्रॉब्लम आई है तो वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो हो गई है एंड। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मैथ्स की में। थैंक यू।